Hello students, this is the second part of your fourth chapter of Geography, Social Science, Natural Resources, Vegetation and Wildlife. In previous video we learned about vegetation, and in this video we are going to discuss about the wildlife and the animals. So let's get started. The wildlife, what do you mean by wildlife? Wildlife contain all the animals and living things in wild, like lion, like deer, like birds, eagle. ये सब क्या है? ये सब वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं. So there in different regions, like we studied before, there are different type of wildlife. Means wildlife are differ from place to place. So we are going to discuss. In tundra region, the habitat and different species of foxes, bears, squirrels and owls found. They are adapted the cold regions, like in photos. They are icy areas and the animals live in these icy areas. These icy areas known as tundra, and the animals living there are known as tundra animals. Next, the scrub regions are haven of wild boars, roe deer, squirrel, wolves, foxes, badgers, rodents, lizards and many species of birds. In tropic grasslands are home of animals such as lions, leopard, giraffes, and temperate grasslands are habitat of the parrots, dogs, wolves, coyotes, swift foxes, badgers and black-footed ferret. The tropical rainforests support variety of reptiles, mammals, fish, birds. Animals such as ornithus, elephant, gorillas are commonly found here. So हमने क्या समझा? हमने समझा भाई अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में अलग अलग टाइप के एनिमल्स एडॉप्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं जो वहाँ की कंडीशन को एडेप्ट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. Insects, spiders, frogs, turtles, salamanders are common birds such as broad-winged hawks, corneal and pileated woodpeckers are also found in this area or this biome. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमने बात कर ली अलग अलग रीजन की और अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले अलग अलग एनिमल्स की. Nowadays, more than 1,000 species are at the point of extinction. इसका मेन रीज़न क्या है भाई? इनका मेन रीज़न है पोचिंग एंड हंटिंग, मतलब कि जो इलीगल हंटिंग होती है. ठीक है, और जिससे क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सटिंक्शन पहुंच गए. जो ऐसी ब्रीड्स हैं, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो बहुत कम बचे हैं बिकॉज ऑफ हंटिंग. और सिर्फ हंटिंग और पोचिंग ही ऐसा रीज़न नहीं, साथ साथ में कुछ क्लाइमेट कंडीशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी जो फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है. लाइक आपने रिसेंट में न्यूज़ सुनी होगी, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ज़्यादा आग लगी थी, या आपने ये पढ़ा होगा कि आसाम में बहुत ज़ोर से बाढ़ आ गई थी. इनसे क्या होता है? इनसे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और बहुत सारा एनिमल्स क्या हो जाते हैं भाई? विलुप्त हो जाते हैं. चेंज इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो लीड ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर. दिस इज एन टर्न इफेक्ट ऑफ द एनिमल्स इन इनहेबिटेड फॉरेस्ट. ठीक है, अब जैसे जैसे भाई ह्यूमन्स अपनी यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं. ठीक है, कुछ नेचुरल डिजास्टर आती हैं जिससे फॉरेस्ट बर्बाद हो जाते हैं. जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होती जा रही है वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ भी कम होती जा रही है. ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं. द बेस्ट वे टू कंजर्व डिफरेंट स्पीसीज एनिमल्स, प्रिवेंट पोचिंग एंड एजुकेट पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल फॉर द इकोसिस्टम. ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है भाई, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोकना है, जो शिकार है या फिर शिकारी है उनको रोकना है तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो. ठीक है, साथ साथ में भाई उनको कंजर्व करो, किनको जो हमारी वाइल्ड लाइफ है. साथ साथ में गवर्नमेंट को कुछ हैवी लॉस रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए, बहुत तगड़े कानून लगा देने चाहिए कि भाई जो अगर ऐसा करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा. तो इससे क्या होगा? इससे हम इस पोचिंग एंड हंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. नेचुरल डिजास्टर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, पर भाई अगर ऐसे कुछ रीजन्स को हम डेवलप करें कि जहाँ पर ऐसी आपदा आने पर, डिज़ास्टर आने पर उनको हम शिफ्ट कर सकें. ठीक है, इसके साथ साथ भी कई और सारी स्टेप्स होती हैं जो गवर्नमेंट उठाती है ताकि वो वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सके. ऐसी फॉरेस्ट जो उनमें रह रहे एनिमल्स हैं उनको कंजर्व कर सके. इसके लिए एक स्टेप है भाई बायोस्फीयर्स और नेशनल पार्क बनाना. मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ भाई जिनमें हैवी फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है, और जिसमें वाइल्ड लाइफ पाई जाती है.
उन एरियाज़ को गवर्नमेंट, ऐसे जंगलों को गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर मान लेती है, उनके आसपास बाउंड्रीज बना के उनको सिक्योर कर देती है कि कोई भी इलीगल आदमी, कोई भी नॉर्मल पर्सन उसमें ना घुस सके। ठीक है भाई, उसके लिए वन विभाग अलग से होता है, हमारी कुछ पुलिस वाले वहाँ लगते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, और उसको डेवलप किया जाता है एज अ पार्क, जहाँ पर टूरिस्ट लोग आ सकें और वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन का मजा ले सकें। ठीक है, और उसके साथ साथ भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। हम अगर इंडिया की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था जो 1971 में बनाया गया था। उसके बाद बायोस्फीयर क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज विद द क्रिएटर प्रमोट द डेमोन्स्ट्रेट अ बैलेंस्ड रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड बायोस्फीयर। इट इज़ ऑल्सो एम टू मॉनिटरिंग द चेंज इन द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस। अब कुछ ऐसे रिजर्व्स बनाए गए हैं जिनमें भाई हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, जो स्टडी के लिए और ऑब्जर्वेशन के जो एरिया रिजर्व कर रखे हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, इन इंडिया वी हैव अवेयरनेस प्रोग्राम। अब इंडिया की हम बात करें तो हमारे पास और भी प्रोग्राम हम चलाते हैं, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड फेस्टिवल लाइक वन महोत्सव। भाई हमारे देश में लोग वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के प्रति जागरूक हों, उसके लिए कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है वन महोत्सव। ये जुलाई के पहले वीक में मनाया जाता है हर साल। इसका उद्देश्य क्या भाई, जो भी बच्चे हैं उनसे वृक्षारोपण करवाते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं, ताकि वो इम्पोर्टेंस जान सकें कि भाई जो वेजिटेशंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ भाई इंडिया ने द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना सीट्स, ठीक है, CITES लागू किया था। मतलब पहले क्या होता था, इंटरनेशनल मार्केट में स्मगलिंग चलती थी एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स की, लाइक हाथी के दांत हो गए, गैंडे के बड़ा सींग हो गया एक वाला, और भाई हिरण के सींग हो गए, इनकी क्या इंटरनेशनल मार्केट में स्मगलिंग चलती थी। इसको रोकने के लिए 1973 में एक कानून पास किया गया, जिसको हमने बोला क्या, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ताकि ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, ख़त्म करा सके। इसके साथ साथ भी और बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमने समरी की हुई, इस चैप्टर की समरी की, इस चैप्टर में लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। द नेचुरल सराउंडिंग इन विच लिविंग बीइंग सपोर्ट ईच अदर आर नॉन एज इकोसिस्टम, पहला पॉइंट है आपका। सेकेंड, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल इन द मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। भाई ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, आप इसको दो बार रीड करोगे आपको सब समझ में आएगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। The major types of natural vegetation found around the world are tundra, scrub, grassland and forest. चार टाइप के नेचुरल वेजिटेशन लोगों ने पढ़े थे, टुंड्रा, स्क्रब, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर मॉइस्चर अवेलेबल इन एरिया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या भाई हमने जो वेजिटेशन होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। ठीक है, इसके बाद आपको जो चार्ट दे रखा है आपको वो पढ़ना। ठीक है, जो आपने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है, ठीक है, उसकी टोटल समरी है। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन, वो किसको सपोर्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को। अब नेचुरल वेजिटेशन हमने क्लासीफाई किया है टुंड्रा, स्क्रब, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट में। ठीक है, टुंड्रा हमने समझ लिया था, ठंडे प्रदेश, स्क्रब भाई झाड़ी नुमा, ग्रासलैंड जो लंबे लंबे मैदान होते हैं, इनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल रोज, मतलब कि हमारी कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके जो आसपास पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब जो भाई ठंडे प्रदेश हैं, लाइक अलास्का, वहाँ पे। उसके बाद फॉरेस्ट को हमने डिवाइड किया था पहले लीव्स के आधार पे, तो जो भाई हमेशा जिनकी पत्तियाँ नहीं गिरती हैं वो क्या होता है, हमेशा जो हरे भरे रहते हैं वो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जिनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और जो पतझड़ में गर्मियों में झड़ जाते हैं उनको बोलते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट। उसके बाद लोकेशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रो पे रहती हैं, जो इक्वेटर के आसपास हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, और टेम्परेट फॉरेस्ट जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो इस बारे में हमने, इस चैप्टर में हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, और ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। इसको एक बार, इसको आप जितनी बार देख सकें उतनी बार देखिएगा। थैंक यू।